पहले भी कई बार बातें हुई हैं, अभियान के स्वरूप भी तय हुए हैं और उस पर कुछ काम भी हुए हैं। मैं नई शिक्षा नीति के क्या क्या स्वरूप वो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में आ चुकी और व्यवहार में क्या क्या समस्याएं खड़ी होने लगी उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बातें यहाँ पर की जा चुकी होंगी। मुझे मजबूरी व सबको सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उधर कर्मचारी भवन में एक दूसरी बड़ी कन्वेंशन थी जिसमें मेरा जाना आवश्यक था, तो बीच में मैं चला गया था। मैं संक्षेप में केवल जो आज हमारे सामने जिम्मेवारी बनती है हमारी प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते और प्रबुद्ध संगठनों के प्रतिनिधि होने के नाते, उसी की तरफ थोड़ा इशारा करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति बन चुकी, अब इसके लिए अगर हम कोई अभियान चलाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें जब अमल में आती हैं तो प्रशासन को भी, सरकार को भी, यहाँ तक कि नीति निर्माताओं को भी पुनर्विचार भी करना पड़ता है। लोग बाध्य कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें जो अव्यावहारिक होती हैं उनके ऊपर भी पुनर्विचार करना पड़ता है। और एक तरह से जनता अपने आप में एक तरह से पॉलिसी डिज़ाइन करने को भी प्रभावित करती है, अगर वो सजग हस्तक्षेप करती है तो। ऑल इंडिया पे जो नेशनल एजुकेशन असेंबली हुई, उस दिन मैं भी श्रोताओं में शामिल था और उसी के अंदर ये आह्वान किया गया कि हमें पूरे देश में शिक्षा नीति के जो जो प्रभाव पड़ने हैं, उनमें से जो चीज़ें पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की एक्सेस को, अच्छी शिक्षा तक हर बच्चे की पहुंच हो, इसको रोकने वाली हैं, उस पर एक छोटे सेक्शन में जागरूकता तो एक चीज़ है, वो कार्यकर्ताओं की तरह उनको तैयार करना, लेकिन आम जनता को जागरूक करके शामिल किया जाए ताकि वो एक प्रतिरोध विकसित हो सके। काफ़ी अगर आप शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में जाते हैं, पहले भी साथियों ने चर्चा की है, शब्दावली उसकी बड़ी पेचीदा है। कोई भी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कई बार भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि इसमें कुछ ऐसी खास गड़बड़ वाली बात नहीं है, लेकिन उसके जो निहितार्थ हैं, उसका जो ऑपरेशनल पार्ट है, वो दिखना शुरू हो गया। हमारे यहाँ तो जैसे स्कूल एजुकेशन में साथियों ने रेखांकित किया होगा, वो कहीं चिराग के रूप में दिखाई दे रहा है, वहाँ कहीं पे प्राइमरी एजुकेशन को स्कूल एजुकेशन सिस्टम के मेन स्ट्रीम से बाहर करके आंगनबाड़ी में शिफ्ट करने की तरह दिख रहा है, कहीं पे सार्वजनिक स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति बोल के फीस लगाने के रूप में दिखने लगा है। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ को सरकार की ग्रांट पे डिपेंड ना करें, अपने रिसोर्सेज जुटाएं, ऐसे दिख रहा है। ये सारी चीज़ें एक तरह से शिक्षा की जो आम आदमी के लिए पहुंच है, उसके रास्ते की रुकावटें बननी हैं। प्राइवेट सेक्टर, मैं ये बहस मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं कि वो उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी। क्वालिटी एजुकेशन कुछ तो है, तभी तो वो आकर्षण है किसी का, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। प्राइवेट सेक्टर केवल उसी को, उसके पास जो कुछ है वो उसको दे सकता है जो उसके बदले में पे कर सकता है। वो 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। अगर 140 करोड़ पूरी आबादी को सुशिक्षित करना है तो इसका अर्थ ये है कि शिक्षा कोई भी बाजार की वस्तु की तरह नहीं हो सकती कि भाई उसको दे के उसके बदले में आप कुछ पैसा बनाएंगे, कुछ संसाधन जुटाएंगे, कुछ पूंजी जुटाएंगे। मलिक साहब अभी बहुत ही बारीकी से पास्ट में ले जाके हमें बोल रहे थे, वो भी एक कैंपेन मोड है। उस टाइम तक ये सार्वजनिक शिक्षा का ढांचा इतना बड़ा नहीं बना था। मैंने तो एक किसी ब्रोशर में ही पढ़ा था जब मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में NRS में स्टूडेंट था तब, कि ये जो जाट कॉलेज की स्थापना हुई, इसका नाम ऑल इंडिया जाट हीरोज़ मेमोरियल कॉलेज है। इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में
इन इलाकों के जो लोग रोजगार की वजह से ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए और वो यूरोप के विभिन्न देशों में जाके लड़े, उस अनुभव से उन्होंने ये सीखा कि शिक्षा बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। वो साधारण लोग थे, वो शिक्षित भी नहीं थे, लेकिन वो अवेकन्ड नागरिक बन गए विदेशों के अनुभवों को देख के, और उन्होंने एक तरह से जो इंतज़ाम उस टाइम पे सरकार करने की स्थिति में नहीं थी, पहला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है ये रोहतक का जाट कॉलेज, उन्होंने उस जागरूकता की वजह से सामूहिक एफर्ट्स के जरिए संस्थाएं खड़ी की, और कितने एग्जाम्पल इन्होंने दिए। आज के दौर में हम केवल उसी विकल्प को रिपीट नहीं कर सकते कि इस टाइम पे भी हम कलेक्टिव कोई ऐसी संस्थाएं बना सकते हैं। समाज बहुत आगे जा चुका, तरक्की बहुत हो चुकी, राज्य की शक्ति, उसके संसाधनों की भी कमी नहीं है। सवाल केवल एक है, जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने, जो इस क्षेत्र में इनका बहुत काम है अर्थशास्त्र में, इन्होंने बताया कि ये सवाल तो असल में बाजार का है। जब से नव उदारीकरण की नीतियां अस्तित्व में आई और विश्व वित्तीय पूंजी के रूप में अलग अलग देशों के पूंजीपति एक ही मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनी में हिस्सेदार हैं, उनको हर चीज़ कारोबार दिखती है। शिक्षा भी उनके लिए अब एक कारोबार ही है जहाँ से काफ़ी पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा का ताल्लुक केवल उन लोगों से नहीं है जो शिक्षक हैं या शिक्षण संस्थानों में हैं। शिक्षा का ताल्लुक तो हर घर से है, सबके बच्चे पढ़ने हैं। पूरे समाज में एक भी परिवार ऐसा नहीं हो सकता जिसका शिक्षा से ताल्लुक ना हो, और सब लोग बाजार की शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते। सबको देनी है और क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो वो निःशुल्क हुई हो सकती है। आप हायर एजुकेशन के लेवल पे कुछ समय पर कह सकते हो वे सब कुछ लोग नहीं होंगे, तो आप चिन्हित जो आपके पास अच्छे कैलिबर के बच्चे हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, वहाँ आप सब्सिडाइज्ड फॉर्म में, स्कॉलरशिप्स में, फ्रीशिप में, किसी भी तरीके से ढांचागत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ा के सबको एक तरह से जो भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं उनको शिक्षा दे सकते हो। डॉक्टर साहब ने अपना एग्जाम्पल बड़ा अच्छा बताया। इस पे चोट की जा रही है, इसको जवाब देना है। तो सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो जागरूक हिस्सा है उसमें इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं और उसमें संगठन भी शामिल हैं। ये हमें खुशी है कि यहाँ पे एक साथ 3 संगठनों के तो एटलीस्ट बड़े जो प्रतिनिधित्व करते हैं ज्ञान विज्ञान आंदोलन के, स्कूल टीचर्स फेडरेशन के और आईफुक्टो के बड़े निर्णयकारी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं। आपकी स्तर पर पहल की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे 20, 30, 50 लोग बैठ के एक प्रारंभिक विमर्श में शामिल हैं। कल इसी विमर्श को पूरे एक व्यापक राज्य स्तर पे एक बड़े शिक्षा जन आंदोलन का स्वरूप देना है, तो आपकी कुछ पहल की ज़रूरत पड़ेगी। उस कड़ी के रूप में आप एक कोई बड़ा सम्मेलन बुला सकते हैं शिक्षा पे, जिसमें कोशिश की जाए कि जितने भी संगठित हिस्से हैं उसमें छात्र भी शामिल हों, उसमें शिक्षकों के भी बिल्कुल नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक के टीचर्स शामिल हों, उसमें शिक्षा जगत से जुड़े रहे सेवानिवृत्त लोग भी बहुत की रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें अभिभावकों को भी उनके अगर कोई संगठन मौजूद हैं, नागरिक मंच हैं, जगह जगह पे डेमोक्रेटिक फॉर्म्स हैं, ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाए। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियंस या किसानों के संगठनों, ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक सबसे पहला काम तो ये हो सकता है हम कि कोई बड़ी शैक्षिक सभा, सम्मेलन कह लो, कुछ भी कह लो, बुलाएं जिसमें व्यापक प्रतिनिधित्व हो। आप लोग एक तरह से आयोजनकर्ता हो सकते हो ऐसे अभियान के, जो और लोगों को शामिल कर ले। और मुझे भरोसा है ऐसे डिग्निटरीज के सामने होने पे, इनके किसी आह्वान पे और लोग आएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर जो अगला सवाल है वो इससे थोड़ा बड़ा सवाल है। धरातल पे बहुत कुछ घटित होने लग रहा है, लोगों को दिग्भ्रम भी है, प्रचार किया गया है वर्षों से, या थोड़ी बहुत
एक तरह से कर्तव्य पालन के प्रति कोताही भी एक आदमी की आदत का हिस्सा बना है। ये सारे काम साथ साथ चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार जो निकम्मे लोग हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पहले आप उनको जागरूक करेंगे फिर आप कैंपेन मोड पे आएंगे। ये काम साथ साथ चलने वाले हैं। तो उस सूरत में हमारी जरूरत क्या पड़ेगी कि हम सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो, कोई पब्लिक मोड कैसे अपनाएं। ये जो तंत्र है भाई, राज्य स्तर पे एक बार करके बड़ी परसभा, जिला स्तर की, खंड स्तर की, फिर इवन गांव भी बड़े बड़े हैं यहाँ हमारे यहाँ, ऐसे कैंपेन चलाएं और सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को स्थापित करें कि उसका क्या फ़ायदा है, उसकी क्या क्वालिटी है, कैसे वो कल देश के लिए बेनिफिशियल है। रूलिंग क्लासेज इस बात को नहीं देख रही, वो इसको खर्चे के रूप में देख रही हैं। इसीलिए तो विश्वविद्यालयों को बोल रही हैं कि आप अपने रिसोर्सेज जुटाओ, उनके लिए कारोबार की तरह से है ये। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, भविष्य का नक्शा देश का विकसित भारत बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। शिक्षा कोई खर्चा ही नहीं है, ये खर्चा भविष्य के लिए है। आज इन्वेस्ट करेंगे, सब लोग आपके सुशिक्षित होंगे, तो जो डेमोक्रेसी में एक विकसित राष्ट्र का कंसेप्ट बनता है, उसमें ये हमारी तमाम पूरी जो शक्ति छिपी हुई है आदमी के भीतर। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं चल पाता कि उसके अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है। अब आप सबको एक जैसी ट्रेनिंग, एक जैसा हुनर तो नहीं सिखा सकते हो ना। जिसकी अभिरुचि जिस तरह की है, अगर आप उस तरह का वातावरण उसको देते हैं तो उसके विकास की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। ये देखने के लिए पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, यहाँ तक ये जिनकी नकल करने की बात करते हैं या नहीं करते हैं, अपनी बताते हैं, क्योंकि कई बार ये भारतीयता वगैरह वगैरह कह के प्राचीन भारत की बात भी करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि इनकी नज़र इस बात पे नहीं है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा अवसर, ऐसा कोई तंत्र हम विकसित कर सकें कि जिस बच्चे में जैसी भी प्रतिभा हो वो सामने आ सके। कितने विकसित देश ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में, क्या स्कूल एजुकेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और तरह तरह के आधुनिक संसाधन, खेलने के सामान, प्रयोग के सामान और दूसरी गतिविधियां, जिनके जरिए बच्चे की अभिरुचियां भी स्कूल के रिकॉर्ड पे आ जाएं, स्कूल की समझ में आ जाए कि कौन सा बच्चा किस दिशा में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसी चीज़ें हुई हैं, उसी को करने की ज़रूरत है, उसी को करने की ज़रूरत। आप खेल में देख लो, मतलब जो देश बड़े पैमाने पे, मैं एक बार चीन का पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब वहाँ होके आए हैं, इनको ज़्यादा जानकारियाँ होंगी। ओलंपिक मेडल, जब ओलंपिक खेल जब बीजिंग में हुए तो लगभग आधे मेडल उन्होंने जीते थे। तो उस टाइम पे एक संपादकीय लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस ने, उसने इस बात को फोकस किया था कि चीन का इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना, बाकी जगह भी उनका अच्छा ही रहता है नंबर खेल में, उतना तो नहीं आया जितना बीजिंग में हुआ था, पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गई होगी, और भी कारण रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चीन का नंबर अच्छा होता है मेडल जीतने में। उस पे संपादकीय लिखा था जो मेरे को बिल्कुल पूर्णतः सही लगता है। उसमें लिखा था कि वो हर बच्चे के लिए स्कूल लेवल से ही खेल की जो अवसर है, सुविधाएं, अवसर हर बच्चे को उपलब्ध कराते हैं। तो उनका जो चयन का दायरा है वो पूरी पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ परिवार, कुछ बच्चे जिनके माता पिता इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपने बच्चों के लिए खेल के कहीं कोचिंग सेंटरों पे दूसरी जगह भेजते हैं, खर्चा करते हैं। काफ़ी खर्चा करने के बाद एक खिलाड़ी पहचान प्राप्त कर पाता है। हमारे यहाँ उस तरह का मॉडल है। अगर पब्लिक एजुकेशन का, खेल का ये सार्वजनिक ढांचा अगर नीचे से शुरू हो जाता है, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप देखेंगे प्रतिभाओं का ज़बरदस्त निखार होगा और ज़्यादा बड़े पैमाने पे। और ये इतना बड़ा राष्ट्र जिसमें इतनी बड़ी प्रतिभा है, कितने ही मल्टीनेशनल यहाँ के लोग सीईओज की दूसरी केंद्रीय भूमिकाओं में, वैसे तो नहीं है, प्रतिभा है यहाँ पे। उस प्रतिभा को उभरने का, चमकने का, प्रशिक्षित होने का मौका देने का तंत्र यहाँ पे नहीं है। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय जो ज्ञान के प्रस्फुटन का केंद्र हैं,
उनको अपंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल विश्वविद्यालय अपने आप संसाधन जुटाने की स्थिति पर आ जाएंगे, इनका आकार मैं तो नहीं समझता आधा भी बचेगा, नगर पालिकाएं बन जाएंगे। हम नगर पालिका कर्मचारी की हालत देखते हैं, कर्मचारी आंदोलन में वेतन भी नहीं मिल पाते समय पे, रिटायरमेंट पे उनके भुगतान नहीं होते, ऐसी स्थिति बन जाएगी विश्वविद्यालयों की, तो वो कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं। तो मैं ये आग्रह करते हुए कि आज हम एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं, अगर सबकी सम्मति बनती है कि एक बड़ी कन्वेंशन किया जाए, बहुत से लोगों को, बहुत से संगठनों को शामिल किया जाए, कोई ज़्यादा बड़ी जिसमें हम हज़ारों, हज़ार, 1,500 कम से कम लोगों को शामिल कर सकें, ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाली एक शैक्षिक सभा की जाए, उसका तंत्र एक बार नीचे तक ले जाएं और उसके साथ साथ बिल्कुल ग्रामीण समाज तक जाके हम अपने पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो अध्यापक संघ के हो सकते हैं स्कूलों के लेवल पे, वो हेल्थ के वर्कर्स हो सकते हैं, ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हो सकती हैं, हम उस तंत्र को फिर गांव तक भी शिक्षा जागरूकता अभियान की तरह से लेके जा सकते हैं।